अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथ से आठ। मैं हूं किरण नाज। अहम टॉपिक्स हैं आज मेरे पास प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, लेकिन आगाज़ में आज आपको एक ब्यूटी क्रीम के बारे में बताना चाहती हूं जिसकी फ़रोख्त भारत में बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। क्यों, ये भी बता देती हूँ। अभिनंदन की वापसी, मोदी सरकार के चेहरे पर वो बदनुमा कालक थी जो अभी तक लगी हुई है। पाकिस्तान की पोजीशन भारत समेत पूरी दुनिया पर वाज़ेह थी और वो थी पाकिस्तान की फतह और दुश्मन पर गालिब होने की पोजीशन। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा या किसी भी पाकिस्तानी के खौफज़दा होने की तुक ही नहीं बनती। अभिनंदन की वापसी का मतलब सिर्फ अमन का पैगाम था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। भारत के लिए पैगाम भी था कि आइंदा ऐसी हरकत का न सोचना, क्योंकि जिसको तुमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, पाकिस्तान ने उस चूजे के जहाज़ को तबाह करके उसको गिरफ्तार किया। ये एक तरह से भारत के मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा था। उसमें टांगे तो भारत की कापी थी, पसीना तो मोदी सरकार को आया था कि पता नहीं पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। मोदी सरकार और उनके हवारी अपने चेहरे से उस कालक को हटाने के लिए अयाज सादिक की उस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मशहूरी उन्होंने असेंबली फ्लोर पर की है। उस मीटिंग में मौजूद लोग अयाज सादिक की बात की तरदीद कर चुके हैं। हाँ, अयाज सादिक साहब अपना प्रोडक्ट बेचने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। अयाज सादिक के बयान से अपोजिशन की हालत कुछ ऐसी है कि अवाम को तबाही से निकालने के लिए निकले थे और मुल्क की जग हसाई का बाइस बन रहे हैं। लेकिन मोदी जी, ऑपोजिशन किसी के भी हाथों का खिलौना बने। आपके खिलौने जब यहाँ आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम रज के फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। अभिनंदन की पिटाई और पाक फौज की उसको बचाने की वीडियोस तो आपने भी देखी होंगी ना। चलिए, आप फिलहाल अयाज सादिक ब्यूटी क्रीम से खुश हो जाइए, लेकिन याद रखिएगा देरपा नताइज सिर्फ उसी चाय के हैं जो अभिनंदन को पिलाई थी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। क्यों निकाला सीरीज़ में एक और नाम शामिल, धुआंधार बयानात के माहिर फयाजुल हसन चौहान वज़ीर इत्तलात पंजाब के ओहदे से दूसरी बार उन्हें हटा दिया गया है। बुज़दार सरकार की बड़ी खूबी यह है कि सूबे में कोई तब्दीली आए या ना आए, काबीना में तब्दीली आती रहती है। वसीम अकरम प्लस के वज़ीर भी वज़ीर इत्तलात प्लस थे। फैयाज साहब अपने ही चीफ को बताते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बार बार की डिक्टेशन से खामोश तबीयत वजीर आला की भी बस हो गई। जी इंशाल्लाह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे। जी वो मिनिस्टर साहब बताएंगे। जी इंशाल्लाह ये जी इंशाल्लाह ये देखें। बात ये है, दूसरी बात आपने की है ये नहीं है। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे। जी वो मिनिस्टर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब मजे की बात यह है, वजीर इत्तलात को कलमदान तब्दील होने की इत्तला नहीं मिली। अब खबर सहाफ़ियों से मिली और जब तस्दीक हो गई तो ट्वीट जड़ दिया। वो वजीर आज़म के सिपाही हैं और करप्शन के खिलाफ बोलते रहेंगे, मगर साथ ही कहा कि उनकी इत्तलात की वजारत की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुशी मिक्स अचार पार्टी, रॉ और भारतीय मेजर गौरव आर्या को हुई है। गोया फयाज साहब की दानस्त में वज़ीर आज़म साहब ने यह फैसला भारत को खुश करने के लिए किया। खैर, बरतरफी की वजह जो भी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक ऐसे वक्त में कि जब ऑपोजिशन अपना हाथ आपके हलक तक ले आई है, मैच शुरू हो चुका है, मुखालिफिन यॉर्कर बाउंसर मार रहे हैं और आप अभी तक बैटिंग ऑर्डर ही तब्दील किए जा रहे हैं, ओहदे बदल रहे हैं, लेकिन चेहरे नहीं। चंद ही सिक्के हैं आपके पास। फयाज चौहान, शमशाम बुखारी, मियां असलम इकबाल, फिर फयाज चौहान और अब फिरदौस आशिक आवान साहिबा की एंट्री। वही फिरदौस आशिक आवान साहिबा जिन पर खुद वजीर आज़म की काबीना के दीगर वज़रा तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। मौजूदा हुकूमती तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक तो फिरदौस आशिक आवान में कोई अहलियत ही नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस और हुकूमती साख को नुकसान पहुँचाया है और वो खुद भी काबीना और वज़ीर आज़म हाउस के अफराद पर अपनी वजारत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाती रही हैं।
फिरदौस आशिक आवान साहिबा की तब्दीली हुई तो उस वक्त तो बड़ी खुलकर बोली थी, जो आपको मैंने सुनवाया अभी, लेकिन फिर फिरदौस आशिक आवान साहिबा को कई माह तक वजीर आजम हाउस तो क्या, वजीर आजम के करीब भी फटकने नहीं दिया गया था। वज़रा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के पुलिंदे के बावजूद अब उन्हें पंजाब में वजारत इत्तलात दे दी गई है, लेकिन जो विफाक में ठीक नहीं वो पंजाब में सही कैसे। फिरदौस आशिक आवान ने विफाकी काबीना से अलहदगी के बाद सिर्फ 102 बार ही कुछ बयानात जो मैंने सुनवाए हैं, 1 से 2 बार उन्होंने वो बयानात दिए, लेकिन इसके बाद तवील खामोशी इख्तियार की। वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख, बिलाखिर खामोशी का सिला उन्हें मिल गया। अब वो प्लस सरकार में वो प्लस ही रहेंगी या माइनस का फॉर्मूला भी लग सकता है, अब ये तो नाज़रीन वक्त बताएगा, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। सियासी मंजरनामे से गायब और फिर अचानक एंट्री की वजह, टीटीवी भर्तियों और करप्शन के इल्जामात में कोई सच्चाई थी या नहीं। अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, पाक इंसाफ से, मैं उनको खुशामदीद कहूँगी, लेकिन इससे पहले अंदलीब साहिबा मैं आपके इंटरव्यू की जानिब आऊँ, नईम अशरफ भट्ट की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ महीनों पहले भी वो इस तरह की कुछ खबरें दे चुके थे। फयाज चौहान की कौन सी वो बातें थीं जो उनकी फरागत और उस्मान बुज़दार साहब की नाराज़गी की वजह बनी है। नईम अशरफ भट्ट बड़े अरसे से आप बड़ा गौर से इन मामलात को देख रहे थे और फिर फाइनली वो हुआ, कल ये तब्दीली भी हो गई। जी किरण, बिल्कुल 3-4 मामलात हैं। एक तो जो अभी आप का इंट्रो था उसमें आप कह रही थी कि वज़ीर इत्तलात जो हैं वो लाइलम थे, उनके पास वज़ीर इत्तलात को ये इत्तला नहीं थी कि वो बदले जा चुके हैं। यही मामला एक दफ़ा उनका समा से भी हुआ जब मोहसिन लगारी का नाहोशगवार वाक़या हुआ था वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आला के ऑफ़िस में। तो जब उनको लाइन पे समा ने लिया तो वो बिल्कुल लाइलम थे और हम बार बार उन्हें यही पूछ रहे थे कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, इतना बड़ा वाक़या हुआ तो आपको इल्म नहीं। वो उल्टा हमें माफ़ी मांगने और 007 और इस तरह की बातें कर रहे थे। खैर बाद में वो लगारी साहब ने खुद ही उसकी तस्दीक कर ली, जो कि वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं वो उनको पता नहीं था और वो हमें माफ़ी का कह रहे थे। दूसरी बात, मुतअद्दिद बार इन्होंने वज़ीर आला के सामने, बल्कि सारे वज़रा के सामने, काबीना का जो कि बड़ा फोरम है किसी भी हुकूमत का, सब के सामने उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़े सख्त जुमले बोले, इनडायरेक्टली कह लें या डायरेक्टली वो हिट हो रहे थे वज़ीर आला। मिसाल के तौर पे कोई भी मामला आता था, कोई टैक्स मामूल का या कोई समरी, तो वो फ़ौरन कहते थे 100 छितर पढ़ेंगे, 100 छितर पढ़ेंगे। ये यानी उनका तकिया कलाम काबीना में बन गया था। और किरण, हमने एक दफ़ा 13 अगस्त को गालिबन रिपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी हुजूर ने 3-4 दफ़ा काबीना इजलास में ये फ़िक्रे बोले और मैं हैरान था कि ये हम कितनी दफ़ा इसको रिपोर्ट करें कि ये तो हज़रत साहब हर दफ़ा ही बोलते हैं। फिर इन्होंने इस हद तक कह दिया, एक वज़ारत इत्तलात की समरी थी तो कहा कि वज़ीर आला कौन होता है मेरी समरी रोकने वाला। उनके वज़रा जो साथ थे उनका ख्याल ये है, और कभी इम्कान है यही बात होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई 1-2 मीटिंग्स में हज़रत साहब की कोई तारीफ़ कर दी तो वो ज़्यादा ही कोई थोड़ा सा हो गए थे और उन्होंने समझा कि उस्मान बुज़दार साहब अब कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह की बात शहबाज गिल साहब के साथ भी हुई जब वो पंजाब में थे और उन्होंने समझा कि बुज़दार साहब कमज़ोर हैं, उन्होंने एक इलीगल नोटिफिकेशन करवा लिया, लेकिन 3-4 महीने बाद उन्हें उसी नोटिफिकेशन की वजह से जाना पड़ा। एक अहम तासुर ये है कि वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं, अगर बिजली की महंगाई का नोटिस लेते हैं या महंगाई का नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। पिछले दिनों फयाजुल हसन चौहान साहब की तारीफ करते हुए उन्होंने पंजाब के दीगर लोगों को उनकी तकलीद करने का कहा था, तो अब क्या वज़रा को इस बात पर भी थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म साहब जिसकी तारीफ कर रहे हैं आया कुछ दिनों के बाद उनकी तब्दीली ना हो जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अंदलीब साहिबा, मैं मज़ीद कहूँगी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि इस बार फयाज साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तब्दील क्यों किया गया उनको, और उनके इल्म में भी नहीं है कि उनकी तब्दीली हो रही है? देखिए किरण, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी इदारा, और ये अनफॉर्चुनेटली सियासत में और हुकूमत में जो कहते हैं ना गवर्नमेंट की नौकरी होती है, तो हुकूमत में जब आप जाएं तो आप समझें कि जी आपको जॉब सिक्योरिटी काम करें ना करें, आप सेट हो ना हो, एक एनवायरनमेंट में आप सेट नहीं होते। क्या होता है जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, एक एनवायरनमेंट में एक बंदा सेट नहीं होता, उसकी नहीं बनती कुछ लोगों के साथ, वो दूसरी में उसको ट्राई करते हैं, उसकी ट्रांसफर करते हैं, उसकी वो करते हैं। तो हुकूमत के अंदर आप सही कह रही हैं कि ये रवाज नहीं है। और रवाज क्या था कि जी ये मेरा समधी है,
इसको मैंने 20 साल यही रखना है, इकॉनमी जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, ये मेरा समधी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, इसको मैंने हेल्थ मिनिस्टर बना देना है, चाहे उसको कुछ आता हो ना हो। तो अब चूंकि ये सारा बिल्कुल कभी पाकिस्तान की सियासत में ऐसे हुआ ही नहीं कि बंदे को आप कहें कि जी ठीक है अब तुम यहाँ हो और तुम्हारा यहाँ जो है वो परफॉर्मेंस जो है। अंदलीब साहिबा माफ कीजिएगा, मैं आपको कता कलामी कर रही हूँ, मैं आपकी बात से कंफ्यूज हो रही हूँ। आपने कहा कि एक दफ्तर में भी इन्वायरमेंट होता है, लोगों के साथ बनती नहीं है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ये दफ्तर का माहौल नहीं है, ये हुकूमत है, यहाँ पर परफॉर्मेंस की डिमांड है। मतलब परफॉर्मेंस क्या किया जा रहा है आवाम के लिए, ये एक्सपर्टीज कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर बन नहीं रही है तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कह रही हैं आप? आपने मेरी बात नहीं पूरी सुनी, और पूरी सुने, क्योंकि मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारी यही है। इदारे, इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है कि आप प्रोग्राम्स कर चुकी हैं कि पिछले 30 साल से तबाह हो गए। तबाह क्यों हुए? क्योंकि आप आए, भर्ती हुए, चाहे सरकारी दफ्तर है या जो भी दफ्तर है, लेकिन दफ्तर दफ्तर होता है। सरकारी दफ्तर का ये मतलब नहीं है कि मैं आया, मेरी चिट्ठी लग गई, उसके बाद मैं परफॉर्म करूं ना करूं, मेरी परफॉर्मेंस ठीक है ना, मैं नंबर 1 पे बैटिंग कर रहा हूं या नंबर 4 पे कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपने जब तक कि मेरी हुकूमत नहीं जाती या मैं रिटायर नहीं हो जाता, मुझे रिमूव नहीं करना। खान साहब ने पहले आके कहा था कि मैं हर 6 महीने बाद हर एक को चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि कोई काम कर रहा है या किसी की जो टीम परफॉर्मेंस है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं आपको परफॉर्मेंस लेने में। सब इदारों के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि जी आपकी परफॉर्मेंस, दूसरा आप दूसरों के साथ अपनी पूरे डिपार्टमेंट में कैसे चल रहे हैं। किसी चीज में भी कमी हो तो इसका मतलब है कि आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए या आपको किसी और इदारे में जाना चाहिए। यही असूल यहाँ है। चाहे वो असद उमर साहब थे, उनको हमने प्लानिंग में घर क्यों नहीं जाना चाहिए? अच्छी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर घर जाना चाहिए ना अंदलीब साहिबा, यहाँ से उठा के वहां कर दिया जाए, फिर दोबारा वहां से उठा के 6 महीने के बाद दोबारा उसी जगह से लाया जाए जहां पर पहले हटाया गया था। आप फिर मेरी बात नहीं समझी। और जितने भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वाले जिनको पता होता है कि इदारे मजबूत कैसे होते हैं, उनको पता है कि पहला असूल ये है कि आप बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करते रहें। हो सकता है कि वो नंबर 1 पे आके वो ओपनर के तौर पे ना चल सके, नंबर 4 पे जब वो आता है तो वो सेंचुरियां करना शुरू हो जाता है। एक अच्छा कप्तान जो होता है, एक अच्छा लीडर जो होता है, वो देखता है कि जी फाइनेंस के अंदर इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम इसको कहीं और ट्राई करते हैं, प्लानिंग के अंदर ट्राई करते हैं। इसी तरह आपकी ट्रांसफर्स होती है एक एरिया से दूसरे एरिया। आप देखते हैं कि पंजाब एक प्रोविंस है, दूसरा बलूचिस्तान है। कुछ चीजें जो होती हैं, एक ही बंदा जो होता है वो एक तरफ बेहतर होता है, एक तरफ बेहतर नहीं होता, और ये बेसिक असूल है। सही जा रहे थे। मैं और मेरी नाज़रीन आपकी तमाम बात समझने की भरपूर कोशिश करें। मुझे आप सादा लफ्जों में बता दीजिए, फयाज चौहान साहब को क्यों निकाला गया है, क्यों हटाया गया है? परफॉर्मेंस की वजह से या लोगों से बन नहीं रही थी इस वजह से? ये तो मैंने तो उनकी एसीआर नहीं बनाई और ना मैं उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं सेंटर में होती हूँ। आपको चाहिए कि उसके लिए कोई बंदा जो पंजाब कैबिनेट का है या पंजाब हुकूमत का है उसको बुलाएं, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, आप सेंटर में थी तो चलिए ठीक है, फिर मैं उसी हवाले से बात कर लेती हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को क्यों हटाया गया था? फिरदौस आशिक अवान साहिबा की आपने अभी क्लिप्स चलाई हैं और वो उनको जो थी बाकी टीम के साथ एडजस्टमेंट में इशू था, तो इसीलिए उनको चेंज करके पंजाब में भेजा गया, ताकि उस माहौल में, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जब एक बंदा आप ये पूरे जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के असूल हैं, ट्रांसफर्स, रोटेशंस, अप डाउन, ज्योग्राफिकली, डिविजनली, ये तमाम दुनिया में, चाहे आप यूके गवर्नमेंट है चाहे कोई और है, ये असूल है। आपको पता है कि ब्रेक्सिट में 3 वजीर आजम चेंज हुए हैं। टेरेसा में फवाद चौधरी साहब की वजारत को रिप्लेस किया था मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, और फवाद चौधरी साहब उनको इनकी अहलियत ही नहीं समझते इस मनसब के लिए जहां वो मौजूद थी, और आप कह रही हैं कि वहां पर लोगों से बन नहीं रही थी, इस वजह से उनको पंजाब शिफ्ट कर दिया गया। मेरी बात सुने, आपको कोई रिप्लेस कर दे, आप बाहर निकल के क्या कहेंगी कि हाँ जी मैं बहुत बुरी थी, आप कहेंगी कि बंदा ठीक नहीं होगा। आप देखें, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है।
हाँ। ये नेचुरल रिएक्शन है। ठीक, यानी फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो केपेबल थी वहां पर भी और अब यहाँ के लिए भी। जो फवाद चौधरी साहब ने रिएक्शन दिया था वो एक नेचुरल रिएक्शन उन्होंने दिया था, वो अहल थी, तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया था अंदलीब साहिबा? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि एक बंदा एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में, एक डिवीजन में अपने पोटेंशियल पे काम अगर नहीं कर सकता तो वो दूसरे एरिया में करता है, वहां उसकी टीम के साथ शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि फिरदौस ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो इंटरव्यू दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो इसीलिए उनको पंजाब के उसमें डाला गया ताकि वहां वो ज्यादा सेट होंगी और ज्यादा परफॉर्म कर सकेंगी। अच्छा ठीक, यानी वहां लोगों से बन जाएगी। एक और बात बताइएगा अंदलीब साहिबा, मेरी बरतरफी से सबसे ज्यादा खुशी भारत को हुई है, वो कहना क्या चाहते हैं? क्या वजीर आला पंजाब और वजीर आजम ने मोदी सरकार को खुश करने के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब को ओहदे से हटाया है? एक तो किरण, चूंकि वो उन्होंने किया है तो आपको उनको फोन करके पता करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा बता सकती हूँ, लेकिन मैं गलत हो सकती हूँ। मेरा जो उसमें से रीडिंग ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इंडिया को टॉन्ट कर रहे थे और जिनका नाम लिया है वो डायरेक्ट ट्वीटें उनकी एक्सचेंज हो रही थी और वो उनको बहुत ज्यादा राइल कर रहे थे और बहुत अपसेट थे इंडियंस उनसे, तो उन्होंने उन पे टॉन्ट किया है कि सबसे ज्यादा खुशी तो उनको होगी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उनको तंग कर रहा था, तो वो सुख का सांस लेंगे कि चलो ये गया। मेरा ख्याल है कि ये उनका मतलब था, बट आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा अंदलीब साहिबा, अयाज सादिक साहब तो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और सारे नून लीगी भी उनके साथ ही खड़े हुए हैं। हुकूमत कहाँ खड़ी? क्या हुकूमत अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जा रही है? देखिए, ये आपने बड़ा सही सवाल किया, क्योंकि ये बंदा एक चेंज हो जाना, इतनी बड़ी हुकूमत में बदल जाना, इधर उधर लग जाना, आते आते प्रोग्राम उस पर करना, ये इशू नहीं है। इशू है पाकिस्तान की बका का। इशू है कि आज अगर अयाज सादिक यहाँ खड़े हैं तो ये पैटर्न है और आप जैसे लोग ये समझ रहे हैं, यू आर हाईलाइटिंग द ट्रूथ, इसलिए आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ये एक पैटर्न है किरण, आप कवर करती रही हैं और आपने शुरू से ये कहा है कि ये वन ऑफ नहीं है कि एकदम एक मीटिंग में एपीसी की नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुकाबला तो इमरान खान के साथ है ही नहीं, मुकाबला हमारा उनको लाने वालों के साथ है। उसके बाद वो जाते हैं कराची जाते हैं, कोयटा जाते हैं, तो एकदम दूसरे बंदे शुरू हो जाते हैं कि जी हमें आजाद रियासत चाहिए, हमें उर्दू पसंद नहीं है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात वो जो उन्होंने कही है, उनके अपने बंदे जनरल कादर साहब ने, उन्होंने कहा है और ये मेरे सामने पड़ा हुआ है कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है अयाज सादिक की। कोयटा स्पीच बहुत डेंजरस थी, उन्होंने कहा नवाज शरीफ मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने जवानों को कहा है कि तुम ठीक। अच्छा अंदलीब साहिबा, मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी है, आपने जो भी राय मेरे बारे में दी मैं बड़ा एहतराम करती हूँ आपकी राय का, लेकिन जहां सवाल उठाना बनता है वहां तो मैं सवालात उठाती रहूंगी। मुझे ये बताइए कि जो मेरा सवाल था, आपने अच्छी बात की लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत क्या कर रही है, क्या करने जा रही है? देखिए जी, हुकूमत बिल्कुल इसको पॉलिटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको हर एंगल से इस वक्त इस पे एक स्ट्रेटजी तैयार कर रही है और हम इस प्रोसेस में कोई भी जल्दी या किसी किस्म की कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब एक पूरी टीम के साथ, आपको पता है मैं प्रोग्राम में थी कल, तो अयाज सादिक साहब पर यानी मुकदमे के इम्कानात हैं अंदलीब साहिबा? सारे इम्कानात हैं, सारे इम्कानात हैं। अब टाइम आ गया है उनको उनकी टांगे लड़खड़ाने का और कांपने का और पसीने आने का। अच्छा इसके अलावा मुज़ाकरात के कोई इम्कानात हैं ऑपोजिशन के साथ? देखिए, ये बड़ी किरण आपने सही बात की। हमने पहले दिन से कहा है कि सियासी पार्टी होती है, मुज़ाकरात ओपन होते हैं, और आपको याद होगा कि हमने फैटिव के दौरान जब ये मुल्की मफाद का मामला था, इनको इनवाइट किया, एक कमेटी बन गई, स्पीकर ने कमेटी बनाई, कमेटी में ये भी शामिल थे, सब जमातें शामिल थी, और हमने कहा जी आए, ये तो कानून है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, इसके बगैर तो हम ब्लैक लिस्ट पे हो जाएंगे, पहले आपने हमें ग्रे लिस्ट में डाला, इस पे तो ताउन करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम ताउन करेंगे, हम अपने प्रपोजल्स लेके आते हैं। वो प्रपोजल्स लेके आए और आपको पता है कि वो प्रपोजल क्या थे, वो 34 शिकें थी जो वो चाह रहे थे। ये 34 शिकों में वो ये मेरे पास है,
ये 34 शिके हैं जो चाह रहे थे, जिसमें है कि जी 1 अरब से कम पे चोरी ना मानी जाए और नैब ना उस पे आए। ये सारी शिकें जो आप देख रही हैं वो चाह रहे थे कि जी नैब को दफन करके, केस दफन करके फिर हम आपसे निगोशिएट करेंगे। जब हमने इनकार किया तो उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए। ये आपने भी रिपोर्ट किया, सबने रिपोर्ट किया। फिर खान साहब उठे और उन्होंने ओपनली, और हम आज भी, मैं भी ओपनली अपनी पार्टी की उनको दावत दे रही हूं कि हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, सिवाय करप्शन के। हमने उसमें एनआरओ नहीं देना। आपने पब्लिक इशू डिस्कस करना है, आपने महंगाई डिस्कस करनी है, आपने इकोनॉमी डिस्कस करनी है। हमने हमेशा आपको दावत दी, हमने कहा हमें रिटर्न दे, वर्बल दे, कमेटियों में आए, आप सबको, आप हमें ऐसी सजेशंस दें जो हम नहीं कर रहे। आप पब्लिक के लिए समझते हैं कि हमारे अंदर गैप है, पब्लिक के लिए सारे इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन जाती मफाद के लिए कि जी जो मैंने पब्लिक का पैसा लूटा है, ठीक, मैं अब जा रहा हूं बाहर। और अंदलीब साहिबा, आप भी कह रही हैं कि ये हो सकता है, होना चाहिए। वहां से कल शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए कोई कोशिश हो रही है दोनों तरफ से? आपने क्या कल और परसों जो शाहिद खान अब्बासी साहब का जरा वो चलाए, उन्होंने कहा नैब बंद करें, ये उनके लफ्ज है। उन्होंने कहा नैब बंद करें, वो चलाएं उनका। अब जब वो कहते हैं कि नैब बंद करें, और ये वाला मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको पता चल जाए कि कौन सा केस जो है वो इस शिक आने से कौन बंद हो जाएगा। नवाज शरीफ का कौन सा केस बंद होता है, कौन सा जरदारी का केस बंद होता है। उनकी शर्त ये है कि आप ये सब बंद करें, हमें एनआरओ दें। पहले हमने रिफ्यूज किया, उसके बाद वो जुबैर साहब गए वहां, वो भी रातों रात उन्होंने 2 दफा मीटिंग की, वहां से रिफ्यूज हो गए। अब पहले तो हम बुरे थे, अब वो नाम ले लेके कह रहे हैं कि जवानों आगे बढ़ो और इनके पीछे बढ़ो। तो इस चक्कर में द बॉल लाइज इन द कोर्ट। हम पब्लिक इशू पे, गवर्नेंस पे, महंगाई पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इकोनॉमी पे, सब हमारे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ करप्शन पर बात नहीं हो सकती। तो मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि इसके लिए कोई कांटेक्ट हो रहा है, कोई कोशिश हो रही है हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात करने की? देखिए, हुकूमत तो पब्लिक में आके उनको, मैं आके यहाँ आपके प्रोग्राम से मेरा हर कॉलीग आके कह रहे आए बैठे, वो आते हैं तो ये पलंदा ले आते हैं, कहते हैं पहले ये पलंदा, पहले हमारा इंटरेस्ट आएगा, फिर पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट आएगा। पहले आप नवाजे, मैं अंदलीब साहिबा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी। गिलगित बल्तिस्तान वाले इशू पर भी मैं बात कर ली थी ना आपसे, उसका ऐलान तो कर दिया है सुबह बनाने का, लेकिन क्या असेंबली में लाने के लिए ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे? कब तक तरमीम पेश की जाएगी, या ये ऐलान भी जनूबी पंजाब वाले ऐलान की तरह ही है? देखिए, हम तो बिल्कुल लाएंगे, और बिलावल ने भी कहा, आपको पता है फाटा का भी हमने प्रपोज किया था, फिर बाकी सारी पार्टीज हुई और हो गया। बिलावल वहां खड़े हो के कह रहे हैं, और हम फटाफट लाएंगे ताकि इनका पता लग जाए कि ये कितने पानी में है। और वो आप बिल, अब उस पर अगर इन्होंने ब्लैकमेल किया और करप्शन और केसेस का कहा, तो आप लोग मौजूद हैं, आप लोग गवाही देना कि असल किस्सा उनका क्या है। यानी बिल असेंबली में आ रहा है और पीपल्स पार्टी से इस मामले में बात होगी अंदलीब साहिबा? जी बिल्कुल बात होगी भाई। बलूचिस्तान पे बात होनी चाहिए, साउथ पंजाब पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, आपकी मईशत पे बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए? एग्रीकल्चर पे कमेटी बनी हुई है, ये सब मेंबर हैं वहां के, ये उठ के वॉकआउट कर जाते हैं हर चीज पे कि जी पहले हमारा ये मसला सॉल्व करें। हमने तो इनको नैब, और खान अब्बासी साहब खुद कहते हैं नैब को बंद कर देना चाहिए। आप सोचें। ठीक, अंदलीब अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। उम्मे रुबाब साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। नंगे पाँव इंसाफ के लिए तकरीबन 33 माह से दरबदर घूमने वाली उम्मे रुबाब अपने वालिद, दादा और चचा के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने 2 दिन पहले भुट्टो के मज़ार गड़ी खुदा बख्श पहुँची।
मज़ार के दरवाजे बंद कर दिए गए। पुलिस को तसादुम का खदशा था और पीपल्स पार्टी के मुताबिक वहाँ सफाई का काम हो रहा था। पुलिस क्यों सालों गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है? जिन्हें मरियम और सियासी जमातों से वाबस्ता खवातीन कौम की बेटियां लगती हैं, उन्हें उम्मे रुबाब सिंध की बेटी क्यों नहीं लगती? मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए होने वाले ऑपरेशन के दौरान पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार खान चांडियो और नवाब बुरहान खान चांडियो के बंगलों पर पुलिस ने क्यों छापे मारे? क्या उनका इस कत्ल से कोई लेना देना है? इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में उम्मे रुबाब ज्वाइन कर चुके हैं। उम्मे रुबाब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये मामला जो मैं दिखा भी रही हूँ, इस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप जब भुट्टो के मज़ार पर पहुँची तो वहाँ क्या हुआ? सबने देखा, लेकिन क्या बाद में पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने आपसे रब्ता किया, आपसे ताउन की यकीन दहानी करवाई? मैं जब मज़ारों पे पहुंची तो मैं चादरें लेकर गई थी कि मैं चादरें चढ़ाऊंगी, और मैं शहीद मोहतरमा के पास शिकायत लेकर गई थी, भुट्टो फैमिली के शहीदों के पास शिकायत लेकर गई थी। और उसकी वजह ये थी कि अभी तक आपने जो से सवाल किया कि किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, तो पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत ने कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मुझे यकीन दहानी दिलाई गई कि मज़ारों को बंद करने की क्या वजह थी। और सबने अपने हिसाब से उनमें मीडिया पे मैंने देखा कि मौक़िफ़ दिया, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत में से 3-4 जो उनके MPs या मिनिस्टर्स वगैरह जिनने मौक़िफ़ दिया, सबका अलग-अलग मौक़िफ़ आया। कोई कह रहा था कि सफाई हो रही थी, कि कोई कह रहा था कि जो है बाहर पुलिस ने ये बंद किया था। पर मैंने पुलिस से जब कांटेक्ट किया तो पुलिस ने कहा कि हमारी इतनी मजाल नहीं है कि हम जो है क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम उन्हें जोर नहीं दे सकते थे कि आपको अंदर जाने दें। बाकी ये है कि इसीलिए जो है आपको रोका गया, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से हमें मना किया गया था कि उम्मे रुबाब आ रही हैं और ये गेट बंद कर दिए जाएं, उनको अंदर जाने ना दिया जाए। और इसकी वजह मैं आपको बताती चलूं कि मैं गड़ी खुदाबख्श इसीलिए गई थी कि इनकी पूरी क़यादत, इनके 2 सिटिंग MPs जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, और कुछ दिन पहले उनके घरों पे रेड हुए हैं सिंध पुलिस की तरफ से। IG साहब आए थे और IG साहब खुद एडमिट करके गए हैं कि ये दोनों जो सिटिंग MPs है ये खुद एक्यूज तो हैं इस केस में, पर जो रुपोश मुल्ज़िमान है उनको फैसिलिटेट करने में इन दोनों की हाथ है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनों के घर में जो है वो दोनों मफरूज मुल्ज़िमान बैठे हुए हैं, तभी हमने जाकर रेड किया, पर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। और ये इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली भी हमारी पुलिस थी, और मुझे अफसोस है कि मेरी पुलिस में सियासी जो है पोस्टिंग इनको दी गई है, सियासी तरीके से इनको रखा गया है, और उन 5 SHs को IG साहब सस्पेंड कर चुके हैं। उम्मे रुबाब, इससे पहले कि मैं पुलिस की, क्योंकि आप बात कर रही हैं, इससे पहले मैं आपसे पुलिस के हवाले से पूछूं, आप कह रही हैं कि किसी भी रहनुमा ने आपसे कोई राब्ता नहीं किया। मुझे याद पड़ता है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने खुद सोशल मीडिया पर देखे हैं। बिलावल भुट्टो साहब फौरी तौर पर खुद रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत सारी जगहों पर वो खुद पहुंचे भी हैं। इसी तरह से खवातीन का कोई मसला होता है, आपका उनके अपने सूबे का मसला है, आपसे ना बिलावल ने ट्विटर के जरिए राब्ता किया, न किसी और तरीके से राब्ता किया गया। 33 माह से तो मैं खुद देख रही हूँ आप जिस तरह से बाहर निकलती हैं, नंगे पाँव होती हैं, आप कोर्ट में अपनी पेशियां भुगतने के लिए आती हैं। आपसे इन 33 महीनों में कोई राब्ता नहीं किया, ट्विटर पर भी कोई राब्ता नहीं किया बिलावल ने? मुझसे इनकी क़यादत, पूरी क़यादत में से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ना ही कोई स्टेटमेंट दी, ना ही कोई मजम्मत की। और मैंने पहले बिलावल को ट्वीट भी किया था, और उसके अलावा मैंने बहुत टाइम पहले, कुछ टाइम पहले मैंने ना उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मेरे ब्रदर जो है वो फरियाल टालपुर साहिबा से 3 बार मिल चुके थे। बिलावल ने हमें एक बार हमने प्रोटेस्ट किया था ड्यूरिंग इलेक्शन, तो बिलावल ने हमें टाइम दिया था कि आप आकर मिले, पर वो जो है उनके जो कोऑर्डिनेटर वगैरह थे उन्होंने हमें कहा कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप ना आए और आप आकर अपना मसला पेश करें। जब हम कराची पहुंचे तो बिलावल ने मिलने से हमें मना कर दिया था। बिलावल ने मिलने से इनकार कर दिया था? आपको खुद बुलाया था कराची और मिलने से इनकार कर दिया था? जी। और जो पुलिस के बारे में आप बता रही हैं, जो प्रोसिक्यूशन हो रही है या जो उनको खबरें मिल रही हैं उसके हवाले से जो वो छापे मार रहे हैं, इन सारी चीजों से आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन तो नहीं कह सकती। मुतमईन तो तब होंगे हम जब जो रुपोश जवाबदार हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, उनको पकड़ा जाएगा। मैं एक बच्ची हूँ, मुझे अफसोस है कि इनकी क़यादत मुझे दुश्मन क्यों मान रही है। मेरी इनकी क़यादत ने मेरे घर में जो है 3 मुझे लाशें दी, फिर भी मैं इनके पास फूल लेकर गई थी। मैं मोहतरमा साहिबा की मज़ार पर चादरें चढ़ाना चाहती थी, फातिहा करना चाहती थी, पर इन्होंने दरवाजे इस सिंध की बेटी के लिए बंद कर दिए। मतलब ये क़यादत क्या चाहती है? मैं बार बार कहती हूँ कि खुदा इस मसले
मसले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। मैं 21 साल बच्ची हूँ, मुझे पूरी जो इनकी क़यादत दुश्मन क्यों मान रही है? मैंने ऐसा कसूर किया क्या है? अगर इनके एमपीए थे, अनफॉर्चुनेटली इनके एमपीए थे, तो जाहिर है वो मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे चाचा के कातिल हैं, तो कातिलों के खिलाफ तो मैं मुकदमा लड़ूंगी ना, मैं तो कानूनी जो है रास्ता वो तो इख्तियार करूंगी। मैंने इनसे तो इंसाफ नहीं मांगा, मैंने इन्हें तो नहीं कहा कुछ, मैं अदालतों से इंसाफ ले रही हूँ, ये रुकावट बन रहे हैं। उम्मे रुबाब, आपके खानदान के साथ मसला क्या था मुल्जिमान के साथ? मसला ये था कि मेरे वालिद साहब फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट खड़े थे कि सरदारी निज़ाम को हम नहीं मानते। ये हमारे ट्राइब के सरदार हैं, सरदार कांचांडे और बुरहान चंडे, जो इनके सिटिंग एमपीएज हैं। तो पूरी ट्राइब अभी कोर्ट्स और जो है पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है, तो इनकी ट्राइब, इनका जो पूरी क़यादत है वो मेरे खिलाफ, पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गई। इनकी क़यादत ने मेरे सिटी में प्रोटेस्ट कॉल किया, मतलब ये मुझे थ्रेट करना चाहते हैं ना, मेरे सिटी में प्रोटेस्ट करके वो साबित क्या करना चाहते थे, जब ना कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना इन्हें आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मसला चल रहा है, इतना हाई प्रोफाइल केस है। अगर इन्हें पुलिस से शिकायत थी तो ये आईजी साहब के ऑफिस के बाहर धरना देते ना, ठीक है। अगर ये धरना भी दे रहे हैं, आप बताए 3 सालों में इनकी पूरी क़यादत ने स्पेसिफिकली जो ये धरना, कोई जिस धरने का आप तस्करा कर रही हैं, वो आपके खिलाफ धरना दिया गया था? वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था? देखिए, इनकी जो क़यादत है वो क़यादत जाहिर है ये कह रही है कि इन सिटिंग हमारे एमपीएस के घरों पे रेड क्यों हुआ। तो जाहिर है आईजी साहब खुद एडमिट करके गए कि इनके जो दोनों एमपीएस हैं इस केस में एक्यूज हैं, और दोनों जो है फैसिलिटेटर से, जो है क्रिमिनल से जो वांटेड है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जब ये रेड हुआ, सरदारों के घरों पर पुलिस गई, तो पूरी क़यादत ने कहा कि ये उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। अच्छा उम्मे रुबाब, आपने कहा सरदारी निज़ाम के खिलाफ आपके वालिद भी, आपकी फैमिली भी निकली थी, आप भी इसी के खिलाफ निकली हैं, फिर आप कह रही हैं कि ये क़यादत मुझे दुश्मन क्यों समझती है? तो क्या बराह रास्त किसी ने आपको धमकी दी है? यकीनन जिन लोगों के खिलाफ आप बोल रही हैं वो आम लोग तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए, धमकाने के लिए मैं यही कहूंगी कि सरेआम तो सरदार वगैरह जो भी है वो कॉल करके मुझे नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है ये बच्ची पढ़ी लिखी है, ये खुद लॉ की स्टूडेंट है, कल हमें भी कोर्ट में ये घसीटेगी। तो सरदारों के लिए तो मैं कहूंगी ये अंडरस्टूड चीज है कि 3 सालों से जो है इन्होंने मुझे थ्रेट नहीं किया होगा, इन्होंने बहुत बार इन्होंने कोशिश की है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, थ्रेट इस तरीके से किया कि पुलिस के थ्रू इन्होंने मुझे थ्रेट किया था, और कभी मेरे गाँव पे, कभी मेरे घर पे, कभी मेरे पुप्पो के बच्चों पे इन्होंने फायरिंग्स वगैरह कराई है। परसों ना करी। उम्मे रुबाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी, लेकिन एक बार फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म से बिलावल भुट्टो साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से मैं दीगर को देखती हूँ, आप नोटिस लेते हैं, तो ये सिंध की बच्ची है जो आपके पास आना चाहती है, आपको अपना मसला बताना चाहती है, तो इसका नोटिस ज़रा लीजिए। और कुछ फिर ज़रा इन चीज़ों का भी नोटिस लें जो मैं वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में अपने बताती रहती हूँ कि एक तरफ जो सिंध की आवाम है वो चाहती है कि आप लोग ज़रा कुछ नज़रसानी करें, और दूसरी जानिब क्या क्या शाही अखराजात होते हैं, कौन कौन सी देसी मुर्गियाँ मेरे सामने आ जाती हैं। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं, ये फिर एक नया मसला लेकर आए, फिर शाही अखराजात लेकर आए। मंसूर मुगैरी, ये क्या, कौन सी शाही मुर्गियाँ हैं, ये कौन सी नवाबजादी मुर्गियाँ हैं ये? किरण, देखिए, महकमा लाइव स्टॉक का झेली इदारा है पोल्ट्री प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट कोरंगी में। इनका जो बेसिक काम है कि जो अंडे हैं उन अंडों से हैचरी में रख के जो चूज़े हैं वो लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वहाँ पर मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकें और लोगों की जो इनकम है उसमें इजाफा हो सके। कोरंगी में कायम जो इनका इदारा है, समा की टीम ने वहाँ विज़िट किया तो ना कोई हैचरी मिली, ना उनका फीड मिल मिला, जबकि जो उनके थे शेड थे 4 से 5 शेड, उनमें 2 शेडों में कोई 250 से 300 मुर्गियाँ मुश्किल से हैं। लेकिन जो इन पे जो अखरात दिखाए गए हैं, अगले साल 2019-20 में उनकी फीड और उस पर वैक्सीन पे 3 करोड़ 9 लाख रुपए के अखराजात दिखाए गए हैं। तो 300 मुर्गियों पर 3 करोड़ के अखराजात ये इस पे दिखाए गए वैक्सीन और फीडिंग पे, जबकि 5 करोड़ रुपए इनकी बजट अलग से जो अफसरान के तनख्वाहें, मरात, गाड़ियाँ, पेट्रोल, इन पे जो अखराजात हो रहे हैं। तो इस तरह जो कोरंगी में हमने देखा कि 300 मुर्गियों पे कोई 8 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के।
उनके जो डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। असद शेख, उनका कहना था कि हमारे पास हज़ारों मुर्गियां हैं। मैंने उनको कहा, तो मैंने विज़िट किया है खुद, हज़ारों मुर्गियां तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। आपके हेचरीज बंद है, आपका फीड मिल बंद है। मंसूर मुगैरी, जानवरों के साथ सिला रहमी तो करना चाहिए, लेकिन ये रकम के साथ और कौमी खजाने के साथ इतनी बेरहमी, ये मुझे समझ नहीं आती सिंध हुकूमत के काम। वहाँ पर एक शख्स से जब बात की गई है, उनसे पूछा है कि जब परिंदे को वैक्सीन लगाने जाते हैं तो उन्हें क्या जवाब मिलता है, ज़रा वो भी सुनिए आप। एक टीका लगाया इन्होंने, मेरी मुर्गी के ऊपर टीका लगाया और बोलते हैं 500 रुपये की वैक्सीन मिलेगी, आप जाके अपनी मुर्गियों को लगाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो आपको फ्री को मिलते हैं। बोलते हैं नहीं, हम लोग को पैसों को मिलता है, आपने अगर परचेज करना है करो, नहीं करना है बाहर जाओ। चलिए जी, तो एक तरफ तो खजाने को इस तरह से चूना लगाया जा रहा है कि 300 मुर्गियों के लिए 3 करोड़ और 8 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो फ्री की वैक्सीन है उस पर 500-500 रुपये आवाम से लिए जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, US इलेक्शन पर बात करेंगे। 7 से 8 में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। आपको दुनिया फ़ानी की सुपर पावर अमेरिका की किस्मत का फैसला अगले 24 घंटे में होने जा रहा है। अमेरिका का सदर कौन होगा? ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर दोबारा मसनद इक़्तिदार पर आएंगे या अमरीकी उन्हें गैर संजीदा मान चुके हैं और अब वो जो बाइडन को अपनाएंगे? अमेरिका में होने वाले तकरीबन तमाम सर्वे जो बाइडन की बढ़तरी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दोनों में से पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है? पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अमरीकी इमदाद पर पाबंदी और कश्मीर के मामले पर अमेरिका का कोई किरदार अदा ना करना ज़रूर एक सवालिया निशान है, लेकिन ये मामला आज का नहीं है, हमेशा का है। इसके मुकाबले में ओबामा का दौर पाकिस्तान के लिए खासा परेशान कुन रहा। हर वक्त रूमोर की सदाएँ आती रहीं और उस वक्त मौजूदा जो सदारती उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे, मगर ट्रंप को इतना मासूम भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूएई और बहरीन ने इजराइल को जो तस्लीम किया है उसके पीछे भी ट्रंप ही थे। इसके अलावा भी उनकी गैर संजीदगी की वजह से उन्हें तनकीद का सामना रहता है। अब अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इस वक्त किससे उम्मीद लगा रहा है? सिफारती महाज पर नज़र रखने वाले किसे दुनिया भर के लिए बेहतर समझते हैं? अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जानने के लिए सबसे पहले तो रब्ता किया हमने अमेरिका में मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर से। यासिर, ज़रा बताइएगा, वोटिंग शुरू हो गई है, जोश व खरोश कैसा है और ख़ासतौर पे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी मुसलमान वो किसके साथ खड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल ख़ासा जोश खरोश देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जैसे ही पोलिंग स्टार्ट हुई उससे पहले बहुत से लोग हमें वो पोलिंग लाइंस में नज़र आए बाहर, और पोलिंग सेंटर जैसे ही खुला है। और दिलचस्प बात यह कि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं कैपिटल वन एरिना, ये वही जगह है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 साल पहले बड़ा एक जलसा किया था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी तादाद शरीक हुई थी। यहाँ पर हम इस वक्त इसी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक तो मैनुअल बैलेट भी है और इसके साथ साथ मशीन के ज़रिए भी वोट दिया जा सकता है। तो आप पीछे जो वो यहाँ देख सकते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने पेपर बैलेट दिया और अब ये अपने वोट्स जो है वो इस मशीन से स्कैन करके अंदर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप अगर मैं दिखाऊं तो आप लाइन भी देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर अभी आपको पोलिंग शुरू हुए कुछ ही देर हुई है और यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े हैं। पोलिंग पे लोग आए थे, उनसे हमने बात की। मिक्स रुझान देखने को मिल रहा है। आधे लोग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही दोबारा चुनने की तरफ नज़र आते हैं, दूसरे कुछ लोग जो बाइडन की तरफ है। यहाँ पर हमने उनसे पूछा कि आप अर्ली वोटिंग में वोट क्यों नहीं दिया और आज क्यों आए, तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर का कहना है कि वो एक्साइटेड हैं, इलेक्शन डे पर ही वो काफ़ी सालों से वोट देते हैं, तो इस बार भी तो खासा जोश खरोश नज़र आ रहा है। यासिर, आप साथ मौजूद थे। अलीना अली साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, डेमोक्रेट्स के रुकन हैं जो बाइडन की कैंपेन भी चला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना आपका। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप जो बाइडन की कैंपेन चला रही हैं तो उन्हीं के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कैसे पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के लिए बेहतर हो सकते हैं? देखिए, आप बस ये देख लीजिए कि पिछले 4 साल अमेरिका के लिए कितने डार्क गुजरे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक अनकन्वेंशनल लीडर रहे हैं। उन्होंने जो दिल चाहा, जिसके खिलाफ बोलना चाहा, वो सोचे समझे बगैर कह दिया। तो अगर उनको कंपेयर करें जो बाइडन से, तो जो बाइडन तो बहुत ज़्यादा मैच्योर और एक शरीफ और एक्सपीरियंस्ड इंसान है। पॉलिटिशियन भी रहे हैं, बहुत साल से सेनेटर भी रहे हैं
और वो फॉरेन पॉलिसी जिस पे कि पाकिस्तानीज वोट करते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तानी अमेरिकन्स भी और पाकिस्तानीज भी फॉरेन पॉलिसी पे देखते हैं किसके साथ। अच्छा, अगर आप अफगान अमन अमल को देखते हैं तो वो ट्रंप के दौर में होता है, दुनिया भर से जो एक जंगी एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करता है, उससे अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा है ट्रंप साहब के दौर में। इसके अलावा दीगर मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं अमेरिका को लेकर, वो ट्रंप साहब के दौर में हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने तस्करा भी किया ओबामा का, उनके दौर में इससे पहले ऐसा नहीं था। तो अब कह रही हैं कि जो बाइडेन ट्रंप से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे इसको ऐड कर दीजिएगा कि मुस्लिम्स के लिए, और वापस आकर क्या जो अगर ट्रंप साहब वापस आते हैं या फिर जो बाइडेन, तो क्या इन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे जो पॉलिसीज़ चल रही हैं पिछले 4 सालों से? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं। उनकी ये बिलीफ है और उनकी जो बेस है वो पसंद करती है कि कोई कंट्री में जहां कॉन्फ्लिक्ट हो वहां इंटरवेंशन ना हो, अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करके अलग रहे। जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, वो कहती हैं कि अमेरिका लीडर बने, अमेरिका दूसरी ममालिक को हेल्प करे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ताकि हमारी गुडविल पूरी दुनिया में फैले। तो ये तो आइडियोलॉजी का फर्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आएंगे तो वही 4 साल होंगे, जब उनका दिल चाहेगा पाकिस्तानीज अच्छे होंगे, नहीं तो मुस्लिम टेररिस्ट होंगे। लेकिन जब जो बाइडेन आएंगे तो उसके साथ एक बहुत ही नई एंड रिवाइव डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी। उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि पहले तो उनको डील करना पड़ेगा लोगों की हाई होप्स से। हम सब जो हैं उनसे बहुत हाई होप्स रख रहे हैं कि वो पाकिस्तान का इशू भी कश्मीर के साथ रिजॉल्व करेंगे, जिसका कि उन्होंने कहा है, और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो इकोनॉमी को रिकवर करेंगे। और कोविड, जिससे कि 1000 अमरीकी जाने जा रही हैं डेली, जब से ये रैली शुरू हुई हैं, तो वो स्टेट्स जहां रैलीज हो रही हैं इलेक्शन की, वहां पर तो अपसर्ज हो गई है पैंडेमिक की। तो वो उनके लिए तो इतना डिफिकल्ट जॉब होगा। अनिला, मैं चाह रही हूँ कि हम दोबारा जो है, आपने कश्मीर वाले मामले की बात की, जरा उसको आप क्लियरली बताइएगा, कैसे हल करवाएंगे, क्या करेंगे कश्मीर के मामले पर वो? देखिए, जो यंग डेमोक्रेट्स जो बाइडेन के साथ आएंगे, वो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के लिए ख़राब हैं और अमेरिका एक की रोल प्ले कर सकता है। अमेरिका कैन बी एन इंडियन एलाई, पाकिस्तान कैन बी एन एलाई, इंडिया कैन बी एन एलाई। क्यों नहीं ये कॉन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट करें। रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना है, आप देखिए, वो डेमोक्रेट हैं और बहुत बड़ा स्टैंड लेते हैं। कामला हैरिस यंग सेनेटर थी, और उनको जब उन्होंने देखा इस्लामोफोबिया इंडिया में बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा, मोदी वी आर वॉचिंग यू, जब वो अमेरिका विजिट करने आए थे। भारत के साथ ये हसास मालूमात की, इंटेलिजेंस की ये जो डील हुई है, क्या ये कैंसिल हो सकती है? क्या इसको रिव्यू किया जा सकता है जो बाइडेन ऐसा करेंगे? देखिए, ये तो पता नहीं कि एक तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा और कौन आके क्या रिवर्स करेगा। जो अच्छी पॉलिसीज हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, वो तो नहीं जानी चाहिए। लेकिन बायलैटरल रिलेशंस पाकिस्तान से भी हमें इम्प्रूव करने चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में। और देखिए, प्रेसिडेंट ये ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह ने